अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ एमडी कैट केमिस्ट्री। बेटा आज के लेक्चर में हम यूनिट 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर को शुरू करेंगे। इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज और डिस्कवरी स्टडी करेंगे पॉजिटिव रेज की, और उसके बाद फोटॉन को डिफाइन करेंगे एज ए यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को डिस्कस करेंगे, कुछ पास्ट पेपर और प्रैक्टिस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात कि बेटा एक एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और एटम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हाइप्रॉन, मुऑन, या ऐसे बहुत सारे मोर देन 100 such subatomic particles are believed to exist in the nucleus of an atom except electron outside nucleus मौजूद होते हैं। बेटा ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एक 100 से ज्यादा ऐसे छोटे पार्टिकल्स एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर रिवॉल्व करते हैं। इन सब पार्टिकल्स को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि ये एटम के अंदर पाए जाते हैं। बेटा इनमें तीन पार्टिकल्स ऐसे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये हमारे पास होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, द बेसिक पार्टिकल्स। अब बेटा आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा, जो बच्चे सेकेंड ईयर फिजिक्स पढ़ के आए हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कहेंगे कि हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, और ऑनेस्ट बात है कि प्रोटॉन क्वार्क से मिलकर बनता है, न्यूट्रॉन भी क्वार्क से मिलकर बनता है। तो बेटा वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है और ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है, कंफ्यूज नहीं हो जाना आपने। और ये एमसीक्यूज में भी आता है। यहाँ पर फंडामेंटल पार्टिकल का बेसिक जो मतलब है वो ये है कि ये वो पार्टिकल्स हैं जो हर एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। दी एक्सेप्शन इज हाइड्रोजन एटम, जहां पे न्यूट्रॉन नहीं होता, बट बाकी हर एक एटम के न्यूक्लियस में ये तीनों पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। लेकिन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, हो सकता है एक एक्स एटम है उसके न्यूक्लियस में पॉजिट्रॉन है, एक वाई एटम है उसके न्यूक्लियस में हाइप्रॉन है, लेकिन एक्स में हाइप्रॉन नहीं है, और बेटा जो आपके पास वाई है उसमें पॉजिट्रॉन नहीं है। इट मीन्स that proton, neutron and electron are present in every atom, बट ये जो बाकी पार्टिकल्स हैं बेटा, ये लाजमी नहीं है कि हर एक एटम के अंदर पाए जाए। सो इसलिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को केमिस्ट्री में हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। ओके, चलें जी नेक्स्ट। बेटा ये हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनके मैंने लिखे हैं मैसेज वगैरह वगैरह, जो भी इनके बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो लेट्स स्टार्ट, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं जी प्रोटॉन को, और मैंने प्रोटॉन के साथ ही न्यूट्रॉन मेंशन किया है ताकि आपको स्टडी करने में काफी आसानी रहे। को रिलेट करके स्टडी करेंगे तो याद करने में भी आसानी रहेगी। प्रोटॉन को सबसे पहले डिस्कवर जो किया था बेटा वो रदरफोर्ड ने किया था 1909 में। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि गोल्डस्टीन ने किया था। बेटा वो प्रोटॉन ने डिस्कवर किया था, उसने उसने एनोड रेज को स्टडी किया था, जो गोल्डस्टीन था। रदरफोर्ड ने 1909 में प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, उसी ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को यूज करके। पर वो लेटर ऑन इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे भी। प्रोटॉन का मैस अगर हम किलोग्राम में देखें तो ये होता है 1.6727 इंटू 10 की पावर 27 -27 kg। और अगर हम देखें एएमयू में तो 1.0073 या 1.007 एएमयू। इस 1.007 एएमयू को हम अप्रोक्सीमेटली कहते हैं 1 एएमयू, तो ये है इसका रिलेटिव मैस। ओके, सिमिलरली जो हमारे पास चार्ज है बेटा वो पॉजिटिव नेचर का होता है। अच्छा, बाद बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो प्रोटॉन पर चार्ज है वो यहाँ पे पॉजिटिव लगा देते हैं +19, और इलेक्ट्रॉन पर भी बेटा -19। तो बेटा देखो यहाँ प्रोटॉन पर भी -19 है, इलेक्ट्रॉन पर भी -19 है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है कि प्रोटॉन के शुरू में पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के शुरू में नेगेटिव।
हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होगा, ये कूलम के यूनिट में। इसी चार्ज को बेटा हम बोल देते हैं +1, और इलेक्ट्रॉन के केस में इसी चार्ज को हम बोल देते हैं -1। अगर प्रोटॉन को देखें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट डिफ्लेक्ट हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट डिफ्लेक्ट हो जाता है। गॉट इट? अब बेटा ये मैंने चार्ज को कोरिलेट किया है यहाँ पे, ताकि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी रहे। अब देखिए नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था 1897 में। अगर आप देखें तो इसका मैस किलोग्राम में कितना है, 1.6750। अच्छा ऊपर देखें जो मैस है इन दोनों मैसेज को, तो 1.67 तक दोनों सेम है। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 दोनों में कॉमन है, बस ऊपर है 27 और नीचे है 50। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां से भी आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं। ये 1.0079 या बाज़ोकात इसे 1.008 भी लिखा जाता है, मेक श्योर कि आपको गलती ना हो। इसको भी हम बेटा 1 ही कहेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 के बाद 2 जीरो है। तो इसके रिलेटिव मास को भी हम 1, एक न्यूट्रॉन के रिलेटिव मास को आपको पता है बेटा, जब हम मोलर मास वगैरह निकालते हैं तो 1 लेते हैं, और प्रोटॉन के मोलर मास को भी 1 लेते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ना रिलेटिव कोई चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इफेक्ट शो नहीं करता, स्ट्रेट लाइन मोशन शो करता है ड्यू टू इट्स इनर्शिया, क्योंकि इसके पास मैस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों की निस्बत, प्रोटॉन की निस्बत थोड़ा सा ज्यादा होता है, और न्यूट्रॉन की निस्बत तो बहुत ज्यादा होता है, 1830 से 1840 टाइम्स न्यूट्रॉन की निस्बत। प्रोटॉन की निस्बत ये होता है बेटा 1836 टाइम्स, और न्यूट्रॉन से ये होता है 1840 टाइम्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था 1932 में। इसका मैथ आपको याद करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और यहाँ पे देखें एएमयू में तो 0.000549। अच्छा ये याद करने का यहाँ पे सबसे आसान तरीका ये है कि 0.000 और आप 550 -1 कर दें तो 549 हो जाएगा, 550 से कम कर दें। और इसी चीज को बाजों का साइंटिफिक नोटेशन में नीचे लिखा हुआ है 5.49 इंटू 10⁻⁻4, ऐसे भी लिखा जाता है। इसका जो रिलेटिव मास होगा बेटा वो 1/1836 होगा, कहीं पे 1/1837 लिखा होता है, कहीं पे न्यूट्रॉन की निस्बत 1/1840 लिखा होता है, मीन्स द सेम। ओके, इसका चार्ज भी आपको बता दिया है कि ये माइनस में होता है, मैग्नीट्यूड वही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। -1 होता है बेटा इसका रिलेटिव चार्ज, और ये डिफ्लेक्ट होता है टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसको बेटा नोट कर लें, ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में टाइम एंड अगेन पूछी जाती है। हाँ, पेपर में आपके साथ यहाँ पे एक छोटी सी होशियारी की जाएगी, और वो होशियारी क्या है गौर से देखना। ये जो किलोग्राम वाला मैथ है ये आपसे ग्राम्स में पूछ लिया जाए, तो ग्राम में आपने बस सिंपली करना यह है कि तीनों के लिए 10⁻3 ऐड कर देना इसमें, तो ये बन जाएगा प्रोटॉन का 1.6727 इंटू 10⁻24 ग्राम, 1.6750 इंटू 10⁻24 ग्राम, और इसमें 4 कर लें तो 27 आता है, तो 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम। ओके, ऐसे आप याद कर सकते हैं। बस आपने ये 28 है, सॉरी 28, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल मैस ग्राम्स में। बी श्योर कि बेटा ये ग्राम्स में भी पूछा जा सकता है, किलोग्राम में भी, तो टिक करने से पहले आपने यूनिट लाजमी देख लेनी है। ओके, चलें नेक्स्ट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। चूंकि आप बेटा भूल गए होंगे कि ये जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब का पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, मैंने पहले डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आपके सामने इलाबोरेट करना है, एफएससी वाला। उसके बाद हम ईटीपी की तरफ जाएंगे, एंट्रेंस टेस्ट की तरफ जाएंगे। इसमें सबसे पहले होती थी ये बेटा ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब,
ये ग्लास की बनी होती थी, ग्लास का मतलब शीशा। ये वाली जो डिस्चार्ज ट्यूब है बेटा ये होती थी। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते थे, एक नेगेटिव वाला जिसको हम, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, जिसको कैथोड कहते थे, और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको एनोड कहते थे। क्योंकि हम बेटा पॉजिटिव रेज को स्टडी करेंगे तो यहाँ पे जो हम कैथोड यूज करेंगे दैट इज परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का मतलब ये होगा कि ये छननीदार होगा, जैसे घर में आटा छनने वाली छन्नी होती है ना, बिल्कुल वैसा ही। इसके ऊपर होल्स होंगे छोटे छोटे, जिनमें से बेटा आपकी एनोड रेज ट्रेवल करेंगे। ओके, तो ये आपके पास एनोड है, ये छन्नीदार है, ये परफोरेटेड है, इसके अंदर कैनल्स हैं, आप ये कह सकते। और दूसरा है एनोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तीसरी जो चीज है बेटा वो है वैक्यूम पंप। ये वाला जो ओपनिंग है ये बेटा वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है। और वैक्यूम पंप ये करता है कि यहाँ पे मौजूद जो गैस के मालिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, ये जिनको मैं डॉट्स की फॉर्म में आपके सामने लिख रहा हूं, ये हिंड्रेंस कॉज करते हैं इन द मोशन ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की मोशन के अंदर हिंड्रेंस कॉज करते हैं। तो जब हम वैक्यूम पंप यूज करते हैं तो वैक्यूम पंप के यूज करने से होता यह है बेटा कि ये आपके पास आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं। जब हम इस गैस के मालिक्यूल्स को यहाँ से वैक्यूम पंप लगा के बाहर निकालते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता गैस के मालिक्यूल्स यहाँ पे क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। ये देखें कम हो रहे हैं। तो जब ये कम होने लगते हैं तो इनका प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है बेटा जी आपके पास सोर्स ऑफ बैटरी। सोर्स ऑफ बैटरी जो है बेटा ये वाली, ये बहुत हाई वोल्टेज की बैटरी होती है जो 5000 टू 10,000 वोल्ट्स आपके पास क्या कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, सॉरी इतनी वोल्टेज प्रोवाइड कर सकती है। इसकी वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है। क्लियर हो गया? ये बेसिक आपके पास कंस्ट्रक्शन थी बेटा। ये गोल्डस्टीन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था डिस्चार्ज ट्यूब वाला वो है, या आप कहें कोई भी रदर वो क्या सॉरी ये पीछे जे थॉमसन वाला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने परफोरेटेड कैथोड यूज किया तो आप गोल्डस्टीन वाला इसको नाम दे सकते। डन। फिर यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं हम। ऑब्जर्वेशंस ये थे बेटा कि अगर आपने देखा इस डिस्चार्ज ट्यूब में जब आपके पास प्रेशर था 760 टार यानी 1 एटीएम का प्रेशर था, और आपने बैटरी की वोल्टेज पूरी दी 5000 टू 10,000 वोल्ट, लेकिन कोई फ्लो ऑफ करंट नहीं हुआ, क्योंकि हाई प्रेशर पर गैस के मालिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स को या कैथोड रेज को की जो मोशन थी उसको ऑब्स्टैकल कर रहे थे, उसको आने नहीं दे रहे थे। कैथोड रेज मूव करना चाह रही थी, वो उन्हें रोक रहे थे कि रुक जाओ, आगे नहीं जाओ। ओके, तो बेटा फिर हमने क्या किया, वैक्यूम पंप अप्लाई किया। और ये देखें वैक्यूम पंप से हुआ क्या कि यहाँ पे आपके पास ये जो गैस के मालिक्यूल थे इनका प्रेशर कम हो गया, जैसे अभी हमने किया भी था। जैसे जैसे गैस के मालिक्यूल्स का प्रेशर कम हुआ तो आप देखें कि ये प्रेशर हो गया बेटा 0.1 टार। जब 0.1 टार हुआ, इतनी ही वोल्टेज हमने अगेन दी, तो हमने ये देखा कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के सेंटर में यहाँ पे एक यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पे एक यहाँ पे लाइट्स प्रोड्यूस हो रही है, ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। ये इस पूरी बेटा डिस्चार्ज ट्यूब में ही प्रोड्यूस होता है, मैंने यहाँ पे सेंटर में बनाया। तो एक ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये ग्लो प्रोड्यूस क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो लो प्रेशर पे गैस के मालिक्यूल्स थे उनको जब इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी बेटा, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके, ये देखो कि फॉर एग्जांपल ये है लोअर शेल था, उससे हायर शेल में जा रहे थे, हायर शेल से वापस लोअर शेल में, यहाँ पे वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो बैटरी प्रोवाइड कर रही थी ये एनर्जी वापस रिलीज कर रहे थे, और वो विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई कर रही थी। तो लिहाजा यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। ओके, चैलेंज नेक्स्ट, यही बात लिखी हुई है कि यूनिफॉर्म ग्लो inside glass discharge tube due to excitation and de-excitation of electrons of gas emitting visible portion of light.
लो प्रेशर पे जो आपके पास गैस थी उसके इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से एक्साइट हुए, डी एक्साइट हुए, और फिर बेटा क्या हुआ, आपके पास एक यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि वो जो उसने डी एक्साइटेशन के दौरान लाइट इमिट की थी वो विजिबल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से बिलोंग करती। अब हमने क्या किया, मजीद बेटा क्या काम कर दिया, इस प्रेशर को कम कर दिया बाय अप्लाइंग वैक्यूम पंप, और इतनी ही वोल्टेज दी, और ये मजीद कितना कम किया बेटा, ऑलमोस्ट ये 10 टाइम्स कम हुआ है, 0.1 टार से 0.01 टार जाते हुए। जब 10 टाइम्स प्रेशर को मजीद कम किया तो हमने देखा कि ये जो ओरिजिनल ग्लो था ये डिसअपियर हो गया। सबसे पहली बात, ये जो ग्लो था, ये जो आपको दिखाया था, ये वाला ग्लो खत्म हो गया, ये लो इसको मुका दो, ग्लो खत्म हो गया। अब हुआ ये है कि कुछ रेज हैं बेटा, वो यहां से निकल रही हैं कैथोड से, और वो इधर मूव कर रही हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ। इन रेज को बेटा हमने नाम दिया था कैथोड रेज। some type of rays were emitted from cathode which started traveling towards anode. These rays were called as cathode rays. क्लियर हो गया, ये आपने बेटा पढ़ा था। some type of rays travel from cathode to anode, इनको हम क्या कहते हैं, कैथोड रेस। अभी हम आगे पढ़ेंगे फिर बेटा कि कैथोड रेस दो तरह की होती हैं, एक होती हैं प्राइमरी कैथोड रेस और एक होती हैं सेकेंडरी कैथोड रेस। और दूसरी वो रेज हैं बेटा, कुछ टाइप ऑफ रेज ऐसी भी थी जो वापस एनोड से कैथोड की जानिब ट्रेवल कर रही थी। इस तरह की रेज को दोनों डायरेक्शंस में बेटा ये रेज ट्रेवल कर रही थी। इन रेज को फिर हमने नाम दिया बेटा एनोड रेज। ओके, हम दोनों टाइप्स ऑफ रेज की बेटा डिस्कवरी को स्टडी करेंगे ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। आपके सिलेबस में है पॉजिटिव रेज ही, सिर्फ एनोड रेज ही है, लेकिन बेटा हम सिर्फ दोनों को स्टडी करेंगे कि को रिलेट करके अक्सर पेपर में एमसीक्यू द्वारा पूछ लिया जाता। ओके जी, तो बेटा जो रेज एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही थी वो क्या थी, एनोड रेज। दो तरह की रेज हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस हुई हैं। एनोड रेज एक ही होती है, एनोड रेज कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट कैथोड रेज प्रोडक्शन। चलो जी, यहाँ पे हम पहले कैथोड रेज के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे एनोड रेज। बेटा सबसे पहली बात कि जब यहाँ पर प्रेशर था 0.01 टार, इतना कम प्रेशर था, तो इस प्रेशर पर सबसे पहली बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ बेटा, कि कोई भी गैस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बन जाती है अंडर टू कंडीशंस। जब प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो, जब वोल्टेज ऑफ बैटरी बहुत ज्यादा हाई हो। आपने पढ़ा था कि सॉलिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सॉल्यूशंस करते हैं ड्यू टू आयंस। आज एक तीसरी बात आपको बता रहा हूं कि आपके पास जो गैसेस होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं ओनली एट वेरी वेरी लो प्रेशर एंड वेरी वेरी हाई वोल्टेज। प्रेशर जब बहुत कम हो और वोल्टेज बहुत ज्यादा हो तो गैसेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, और गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दोनों की वजह से करती हैं, और अभी इस बात को हम प्रूव भी करेंगे। यानी यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बनेंगे जिनको हम कैथोड रेज कहेंगे, कुछ आयंस भी बनेंगे जिनको हम एनोड रेज कहेंगे। ओके, चलें मूव करते हैं आगे। अब बेटा यहाँ पर देखें, जैसे ही आपने ये वाला प्रेशर दिया और बैटरी से 5000 टू 10,000 की वोल्टेज दी, तो ये जो आपका कैथोड था या परफोरेटेड कैथोड था या जो भी था, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल वाला, इसमें से ना बेटा पहली चीज क्या हुई, थर्मायोनिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि मेटल को हीट करने पर, ये मेटल के बने होते हैं कैथोड और एनोड दोनों, तो ये मेटल का था बेटा, तो मेटल को हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा। इससे होगा बेटा थर्मायोनिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस थर्मायोनिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, बारी बारी इलेक्ट्रॉन्स निकलते गए, और ये एक इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव रे बन गई, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की एक रे बन गई, जिसको हमने कहा बेटा
कैथोड रे। और इस तरह की जो कैथोड रे होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कैथोड रे। प्राइमरी कैथोड रेज का क्या मतलब है कि वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो थर्मायोनिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकले हैं, अगर वो आपस में मिलकर एक रे को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो जो कैथोड रे बनेगी उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी कैथोड रे। डन। अब दूसरी चीज है बेटा, दूसरी ये है कि यही नेगेटिवली चार्ज बेटा जो आपके पास आइंस बने हैं, ये नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेज जो बनी है, ये यहाँ पे इस लो प्रेशर पे 0.01 टॉर पे जाके यहाँ पे किसी गैस के मालिक्यूल पे जाके टकराते हैं। लेट्स से ये जाके टकराते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें बन जाएगी। एक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एम एक था बेटा, या एक्स कोई था या कुछ भी था, जब उसके ऊपर जाकर ये प्राइमरी कैथोड रे जाके उस पर टकराई, तो उसने उसको आयोनाइज करके एम पॉजिटिव बना दिया। एक ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पहले से प्राइमरी कैथोड रे की फॉर्म में आ रहा था, और एक इस एम पॉजिटिव बनाने में इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास ये बन गए। तो बेटा ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं सेकेंडरी कैथोड रे। क्लियर हो गया? जब इस तरह के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल कर एक रे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, तो बेटा उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कैथोड रेस। डन। अब बेटा ये जो पहली वाली थी उसको तो ओरिजिनली वही कहेंगे प्राइमरी कैथोड रे, और ये जो एम पॉजिटिव बन गया है ना, दिस एम पॉजिटिव इज कॉल्ड एज पॉजिटिव रेज और एनोड रेज। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप देखें गौर से, तो आपके पास जो कैथोड रेज हैं उसके बनने के दो सोर्सेज हैं। एक, वो थर्मायोनिक इमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस से निकला है, और दूसरा वो आयोनाइजेशन ऑफ गैस से बना है। दोनों बातें ठीक हैं, थर्मायोनिक इमिशन भी ठीक है, आयोनाइजेशन ऑफ गैस भी ठीक है। लेकिन जब एनोड रेज की बात करते हैं, तो एनोड रेज एनोड से इमिट नहीं होती, दे आर फॉर्म्ड बाय आयोनाइजेशन ऑफ गैस by bombardment of cathode rays on gas molecules at extremely low pressure in gas discharge tube. ओके, चलें। तो अभी हमें समझ ये तो आ गई है कि एनोड रेज बनी कैसे, ये तो पता चल गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं एनोड रेज के बारे में मजीद। फॉर एग्जांपल बेटा, मैंने हाइड्रोजन गैस यूज कर दी, तो हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल ये था, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के बाहर। जब इस पर जाकर कैथोड रे टकराएगी, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा आपके पास? एक ही प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन बच जाएगा, यानी एच पॉजिटिव बच जाएगा। मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जांपल बेटा जी हीलियम, इस पर जाके टकराएगी तो आपके पास क्या बच जाएगा? एच ई पॉजिटिव 1। दोनों निकल गए फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर क्या बन जाएगा? एच ई पॉजिटिव 2, जिसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। नाइट्रोजन पर जाके टकराएगी, ये लो, पहले शेल में 2, दूसरे में 5, 2 2 4 5, यहां पे जाके टकराएगी, तो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? एन पॉजिटिव। तो आप गौर से देखें कि यहाँ पे कहीं पे एन पॉजिटिव बन रहा है, कहीं पे एच ई पॉजिटिव 1 बन रहा है, कहीं पे एच ई पॉजिटिव 2 बन रहा है, कहीं पे एच पॉजिटिव बन रहा। निकल क्या रहे हैं हर केस में? इलेक्ट्रॉन्स ही, इलेक्ट्रॉन से निकल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स तो हर केस में किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स वो सेम ही होते हैं। इसका मतलब है
इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ गैस, आप हाइड्रोजन गैस यूज करें, ऑक्सीजन गैस यूज करें, नाइट्रोजन गैस यूज करें, कोई मर्जी की गैस यूज कर लें, जो कैथोड रेज हैं वो मेटल सरफेस से भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और सेकेंडरी कैथोड रेज भी इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे. सो कैथोड रेज आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव सेम नेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब. बट अगर आप पॉजिटिव रेज को देखें तो पॉजिटिव रेज हाइड्रोजन गैस यूज करने से H पॉजिटिव आई, हीलियम यूज करने से He पॉजिटिव या He पॉजिटिव 2 आई, नाइट्रोजन यूज करने से N पॉजिटिव 1 आई, सॉरी, और ऑक्सीजन यूज करने से O पॉजिटिव 2 या O पॉजिटिव 1 आ गई. तो बेटा इस तरह हमारे पास डिफरेंट गैसेस के लिए ये जो पीछे रेजिडुअल आयन बच जाता है ये डिफरेंट है. इसको मैंने क्या नाम दिया है? रेजिडुअल आयन. रेजिड्यू उसको कहते हैं जो चीज बच जाती है. तो जो बचने वाला आयन है वो हर गैस के लिए डिफरेंट है, लिहाजा आपके पास एनोड रे हर गैस के लिए डिफरेंट होगी. द नेचर ऑफ एनोड रेज depend upon the nature of gas used in the discharge tube. ओके, ये बात समझ आ गई है? चलें जी बेटा इसको नोट कर लें. नेक्स्ट है E ओवर M वैल्यू. E ओवर M वैल्यू अगर बेटा गौर से देखें तो एक रेशो है, मैं ऊपर है चार्ज और नीचे है मैस. सो इसको हम बोलते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय मैस या चार्ज टू मैस रेशो. ये होती है बेटा. तो अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आप सब लोगों को पता है बेटा चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम. और मैस का स्टैंडर्ड यूनिट होता है केजी. तो ई ओवर एम वैल्यू के जो यूनिट्स होंगे वो होंगे कूलम्स पर केजी. और इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू कितनी होती है? 1.7588 इंटू 10 की पावर 11 कूलम्स पर केजी. ये वैल्यू होती है ई ओवर एम वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट बेटा हमारे पास डिफरेंट रेस है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास चार्ज की वैल्यू सेम हो तो जिस चीज का मैस जितना ज्यादा होगा, इफ चार्ज इज कांस्टेंट, यहाँ पे मैं पहली कंडीशन लिख रहा हूं, इफ चार्ज इज कांस्टेंट, इसका मतलब है ई ओवर एम वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस. मैस ज्यादा, ई ओवर एम वैल्यू कम. अगर चार्ज कांस्टेंट है और चार्ज जीरो नहीं है अगेन, वरना ये जीरो हो जाएगी. ओके तो लेट से बेटा अगर यहाँ पे मैं तीन चार चीजें लिख लेता हूँ और उनकी ई ओवर एम वैल्यू को कंपेयर करते हैं. यहाँ पे है मेरे पास तीन चार चीजें हैं. एक है इलेक्ट्रॉन, एक है H पॉजिटिव, एक है He पॉजिटिव, फिर है He पॉजिटिव 2, सॉरी, नेक्स्ट है N पॉजिटिव 1, ऑक्सीजन पॉजिटिव 1 और फिर है नियॉन पॉजिटिव 1. ये सारी गैसेस बनी है हमारे पास. तो सबसे पहली चीज कि बेटा अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो इलेक्ट्रॉन्स का मैस इनमें सबसे कम है. H पॉजिटिव प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन की निस्बत तो इलेक्ट्रॉन का मैस क्या होता है बेटा? 1836 टाइम्स स्मॉलर होता है इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन. तो अगर गौर से देखें तो सबसे जिसका मैस किसका कम है? इलेक्ट्रॉन का. सो इलेक्ट्रॉन की ई ओवर एम वैल्यू क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि मैस कम है. तो ई ओवर एम वैल्यू, मैस कम तो ई ओवर एम वैल्यू ज्यादा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की ओवर एम वैल्यू होगी. फिर होगी H प्लस की, क्योंकि इसमें बेटा देखो तो सिर्फ एक प्रोटॉन है. He प्लस 2 में देखो तो बेटा दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, फिर इसकी होगी. N प्लस में देखो तो बेटा 7 न्यूट्रॉन, 7 प्रोटॉन है, फिर इसकी होगी. अगर ऑक्सीजन के अंदर देखो तो 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन मौजूद है, तो फिर इसकी होगी. और फिर नियॉन के अंदर बेटा 10 और 10 20 20 होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन भी होंगे. तो अगर इन सारी चीजों को देखो तो जिसका मैस जितना ज्यादा है उसकी ई ओवर एम वैल्यू क्या होगी बेटा? जितना ज्यादा है इतनी ई ओवर एम वैल्यू कम, जितना कम है इतनी ई ओवर एम वैल्यू ज्यादा. लेकिन ये तब होगा जब चार्ज कांस्टेंट हो. ये +1 +2 का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीरो वाली कहानी कम से कम ना हो. या बहुत बड़ा ड्रॉस्टिक चेंज हो, +9 +7, +1 +2 से खास फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, सेम ट्रेंड रहेगा. ओके अब बेटा यहाँ पे गौर से देखना,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे आपसे पूछा एमसीक्यूज कैसे घुमा के जाएगा कि बेटा आप मुझे बताएं कि इनमें सबसे कम वैल्यू किसकी है। तो आप लोग जो बुक से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखी होगी कि H पॉजिटिव जो प्रोटॉन होता है उसकी E/M वैल्यू जो होती है वो सबसे क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, लेकिन वो पॉजिटिव रेज में ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की उससे भी ज्यादा होती है बेटा। और ये इलेक्ट्रॉन की तो एग्जैक्ट वैल्यू भी मैंने आपके सामने लिखी है, ये जो आपने मिलिकॉन ड्रॉप मेथड से पढ़ी थी। ओके चैलेंज, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है फिर, इलेक्ट्रॉन की। तो ये इलेक्ट्रॉन वाली कहानी में आपको कंफ्यूज करेगा, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज दे, पॉजिटिवली चार्ज आइंस दे देगा, उसमें कंफ्यूज करेगा कि किसकी सबसे ज्यादा है, लीस्ट किसकी है, और हाईएस्ट किसकी वैल्यू है बेटा। फिर ये पूछा जा सकता है बेटा कि एक आपको न्यूट्रल स्पीशी, इस तरह का एमसीक्यूज डिस्कस भी करेंगे, एक आपको न्यूट्रल स्पीशी दे दे और उसका मैच सबसे ज्यादा होगा, तो पूछेगा किसकी सबसे कम है, तो वो बाकियों में से जिसका मैच वो न्यूट्रल वाले का तो नहीं होगा, जाहिर है उसके ऊपर चार्ज ही नहीं है। ये ऐसे पूछा जा सकता है, और आप अन्य वाह उसको टिक कर रहे होंगे जो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव है, न्यूट्रल वाला होगा, क्योंकि उसका मैच ज्यादा है। तो मैंने पहले बताया कि उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो। लेकिन एक दूसरी केस है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी के ऊपर भी चार्ज नहीं पूछा जाता, आपको ऐसे पूछा जाता है कि इसमें से किसकी ज्यादा होगी, O2, N2, F2, Ne, किसी के बारे में ऊपर भी चार्ज नहीं दिया जाता, तो फिर आपने एज्यूम कर लेना है अगर एक दो के ऊपर चार्ज है एक के ऊपर नहीं है तो फिर तो वो टेक्निक है, लेकिन अगर किसी के ऊपर भी चार्ज नहीं है तो फिर आपने ये मान लेना है कि भाई हमने खुद से इसके ऊपर चार्ज एज्यूम कर लेना है और सेम चार्ज एज्यूम कर लेना है। अब आपने मैथ्स की बेस पे बताना है कि आपके पास Ne की सबसे ज्यादा होगी और O2 की सबसे कम, मैथ्स की बेस पे आपने बताना है। सॉरी ये ऑक्सीजन होगा, O2 N2 नहीं होगा, O और ये Ne होगा, ONFE। और बेटा जब बॉन्ड बनेगा तो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन जाके उससे टकराएंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। ओके चैलेंज नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इलेक्ट्रॉन की E/M वैल्यू भी जो है वो 1836 टाइम्स होती है एज कंपेयर टू, ग्रेटर होती है 1836 टाइम्स एज कंपेयर टू E/M वैल्यू ऑफ प्रोटॉन। जैसे प्रोटॉन का मैस ज्यादा होगा तो इतनी 18, जितना मैस ज्यादा इतनी E/M वैल्यू कम। तो इसका मतलब है कि अगर हम प्रोटॉन की E/M वैल्यू ऑफ प्रोटॉन को मल्टीप्लाई कर देना 1836 से, तो ये बनता है 1837 से, तो ये बनती है E/M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये याद रखें। डन चैलेंज, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट है जी आपके पास पॉजिटिव रेस। पॉजिटिव रेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस। एनोड रेस को हम बेटा पॉजिटिव रेस भी कहते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं, ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव रेस बिकॉज दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। उनको कैनाल रेस भी कहते हैं क्योंकि वो कैनल्स में से वो जो परफोरेटेड जो आपके पास था उससे गुजरती थी, और उसके होल से गुजरने के बाद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया था बेटा यहाँ पे ये, तो ये एनोड रेज यहाँ पे आके आपके पास प्रोड्यूस करेंगी रेडिश फ्लोरिसेंस, और जो कैथोड रेज होंगी ये प्रोड्यूस करेंगी ग्रीनिश फ्लोरिसेंस। ये याद रखिएगा, एनोड रेज आके रेडिश फ्लोरिसेंस और कैथोड रेज जब वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब से टकराएंगी तो ये प्रोड्यूस करेंगी ग्रीनिश फ्लोरिसेंस। ओके चैलेंज, तो बेटा इनको पॉजिटिव रेज कहते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं, और कैनाल रेज कहते हैं क्योंकि ये होल्स या कैनल्स ऑफ कैथोड्स में से गुजरती हैं, जो परफोरेटेड कैथोड होता है आपका। दूसरी बात, ये ट्रेवल करती हैं एनोड से कैथोड की तरफ स्ट्रेट लाइन में, इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट टू कैथोड होती है 180 डिग्री, यानी कैथोड अगर ऐसे मूव करती हैं तो एनोड रेज ऐसे मूव करती हैं, और ये एंगल जो बनता है ये 180 डिग्री का होगा इनके दरमियान पाथ ऑफ मोशन में, एग्जैक्टली एंटी पैरेलल। ओके अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैंने इसलिए अलग से भी लिख ली है, एनोड रेज आर नॉट इमिटेड बाय एनोड। ये एमसीक्यू द्वारा में इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, बुक में तो 3-4 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, मैंने बाकी खुद मेंशन की हैं यहाँ। ये एनोड से इमिट नहीं होती, ये आयोनाइजेशन ऑफ गैस से ही बनती हैं। ऑन द अदर हैंड कैथोड रेज आर इमिटेड बाय कैथोड सरफेस। बेटा किस तरह बनती है, नेक्स्ट ये लिखा है, फॉर्म्ड बाय आयोनाइजेशन ऑफ गैस इनसाइड दिस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब बाय बम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड रेज।
हाँ ये बात देखिए, केन आयोनाइज गैसेस, तो अगर कोई पूछे यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है कि कैथोड रेज भी गैसेस को आयोनाइज कर सकती हैं, एनोड रेज भी गैसेस को आयोनाइज कर सकती हैं, और आपको मेमोराइज करने के लिए कि न्यूट्रॉन्स गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते। तो अगर कोई मुझे पूछे कि सबसे ज्यादा पावर किसकी है आयोनाइज करने की, तो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा पावर है बेटा एनोड रेज की, फिर है आपके पास कैथोड, और एनोड रेज में सबसे ज्यादा होगी अल्फा पार्टिकल, फिर बीटा पार्टिकल, फिर गैमा रेज, फिर होगी बेटा आपके पास एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और डाउन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, नेक्स्ट, डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जी पॉजिटिवली चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होगा, शोइंग इट इज चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स आपका जो होगा ये नेगेटिव पोल हो जाएगा, उससे ये इंडिकेट होगा कि इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नेचर ऑफ एनोड रेस ये पढ़ चुके हैं बेटा, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ रेजिडुअल गैस, एज रेजिडुअल गैस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, सो नेचर ऑफ एनोड रे, सो द नेचर ऑफ एनोड रे, एनोड रे की नेचर गैस चेंज करने से चेंज हो जाती है। ओके, लेकिन कैथोड रे की नेचर गैस चेंज करने से चेंज नहीं होती। नेक्स्ट, EVRM value of anode rays depend upon mass and charge. The highest EVRM value of positive ray is obtained for hydrogen. किसके लिए? ऑफ पॉजिटिव रे, ओवरऑल नहीं बात कर रहा, फॉर हाइड्रोजन गैस इनसाइड ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन गैस से जब निकलेगा तो पीछे एक ही प्रोटॉन बचेगा। और ये काम जो बेटा गौर से देखें, ये जो पूरी एनोड रेस डिस्कस की थी ना, ये डिस्कस किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। एनोड रेस का जो एक्सपेरिमेंट है, एनोड रेस की जो डिस्कवरी है, इसका क्रेडिट जाता है गोल्डस्टीन को, लेकिन हाइड्रोजन गैस को ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में यूज करके प्रोटॉन को डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है बेटा रदरफोर्ड, और ये उसने किया था 1909 में। ओके, ये मैं बेटा गौर से देख लीजिए। डन। नेक्स्ट है बेटा फोटॉन एज ए यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी। फोटॉन क्या होता है बेटा? सबसे पहली चीज, फोटॉन एक पार्टिकल है, इट इज अ पार्टिकल कैरिंग एनर्जी, सो इट इज एन एनर्जेटिक पार्टिकल। इसका रेस्ट मैस जीरो होता है, यानी फोटॉन रेस्ट की स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी तीसरी बात, ये रेस्ट की स्टेट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को फॉलो नहीं करता। लेकिन ये सारी बातें एग्जिस्टेंस वाली ये रेस्ट पे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस वाली ये रेस्ट पे है बेटा, ये मोशन में नहीं है। मोशन में उसका मैस होता है तभी आपके पास एनहिलेशन ऑफ मैटर जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं और पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट। हाँ, एक और बात भी है यहाँ पे, ये फिर हम फिजिक्स की गहराइयों में घुस जाएंगे कि जो आपके पास पेयर प्रोडक्शन होती है वो गैमा रेज की होती है, और सिर्फ वो भी उन गैमा रेज की होती, सारी गैमा रेज की भी नहीं होती। जो हाई एनर्जी गैमा रेज होती हैं तो उनकी, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उनकी होती है, लो फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी वालों की भी, गैमा रेज की भी इवन नहीं होती। चलें जी, नेक्स्ट है जी पोजेस एनर्जी, और आपको फार्मूला पता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, अभी डिराइव भी करेंगे, या E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, या E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार, ये तीनों फार्मूले आपको पता है। यहाँ E आपके पास एनर्जी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, H की वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जॉल सेकेंड, या फिर H इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर -27 अर्ज सेकेंड। ये दोनों वैल्यूज याद रखिएगा बेटा, अर्ज में भी और जॉल में भी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बात करें सी की, तो ये स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो आपके पास न्यू बार है, ये होता है बेटा वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स, ये आगे पढ़ेंगे बेटा, पर यूनिट लेंथ।
फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें वैसे भी पढ़ेंगे। पोजेस मोमेंटम, इसके पास मोमेंटम होता है बेटा, और इस मोमेंटम का फार्मूला है P इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, ये आपने फिजिक्स वगैरह में भी पढ़ा होगा बेटा। हाँ, ये वाली बात जो आपकी किताब में लिखी हुई है, इट इज अ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, एक पैकेट होता है बेटा इस तरह का, ये एक फॉर एग्जांपल फोटॉन है, ऐसे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो इसके अंदर जो भी फ्रीक्वेंसी होगी ना लाइट की, वो सेम होगी। ये नहीं हो सकता कि इधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा और फोटॉन के उस पैकेट के अंदर थ्रू आउट कंपोजिशन जो होती है, मतलब अब यूं समझे यूनिफॉर्म कंपोजिशन में फ्रीक्वेंसी सेम होगी, एनर्जी सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी। ये नहीं हो सकता कि फोटॉन के एक साइड पे, एक पैकेट के एक किनारे पे आपको ज्यादा एनर्जी मिले, दूसरी साइड पे दूसरे किनारे पे आपको कम एनर्जी मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी जो एनर्जी है होगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो वेवलेंथ होगी, वो सेम होगी। ओके, चैलेंज नेक्स्ट। ये फोटॉन के बारे में हमने कुछ बातें पढ़ी हैं। नेक्स्ट है जी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेटा तीन पॉस्टुलेट्स हैं, मैक्स प्लैंक ने प्रपोज की थी, आपको याद होगा। पहला पॉस्टुलेट ये कहता है 1906 या 1909 में आई थी, ये आई थी। मैक्स प्लैंक का जो पहला था बेटा, वो पॉस्टुलेट था, वो ये कहता था कि एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट या अब्जॉर्ब नहीं होती, ये डिसकंटिन्यूसली इमिट या अब्जॉर्ब होती है इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर कॉल्ड क्वांटा या क्वांटम। इधर देखें बेटा, अगर मैं ऐसे इसको रिलीज करवाऊं तो ये कंटिन्यूअस आपके पास वेव बन रही है। तो उसने कहा था कि बेटा ऐसे कंटिन्यूअस मोशन नहीं होती लाइट की, ये पॉसिबल नहीं है। होगा कैसे? ये एक पैकेट, ये दूसरा पैकेट, ये तीसरा पैकेट, ये चौथा पैकेट, ये हर पैकेट डिफरेंट पैकेट्स बनते जाएंगे और इन पैकेट्स की फॉर्म में लाइट ट्रेवल करेगी। समझ आ गई है? लाइट डिसकंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली मूव नहीं करती, डिसकंटिन्यूसली मूव करती है और डिफरेंट पैकेट्स की फॉर्म में मूव करती है। इसमें इसको भी, पैकेट को भी क्वांटा कहेंगे, इस पैकेट को भी क्वांटा कहेंगे, इस पैकेट को भी क्वांटा कहेंगे, इस पैकेट को भी क्वांटा। कोई भी पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो वो क्वांटा है। और अगर लाइट है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो फिर उस क्वांटा को हम फोटॉन कहेंगे। अदरवाइज उसको फिर फोटॉन नहीं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, फिर वो फोटॉन नहीं है। ओके, फिर उसको क्वांटा ही कह सकते हैं आप। फोटॉन को फिर बेटा, लाइट है तो उसको फोटॉन भी कह सकते हैं, क्वांटम भी कह सकते हैं। ओके, चलें नेक्स्ट। जो दूसरा था वो ये कह रहा है कि इस एक, फॉर एग्जांपल ये वाला जो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर लेता हूँ, मेंशन कर लेता हूँ, मुझे बता रहा है, पूछ कह रहा है इसमें कि इस फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी। वो कह रहा है बेटा इस द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में एक बेटा पॉइंट से कितनी वेव्स पास कर रही हैं। एक वेव एक कंप्लीट क्रस्ट और एक ट्रफ से मिलकर बनती है। तो बेटा एक कंप्लीट, कितनी कंप्लीट वेव्स एक पॉइंट से पास कर रही हैं, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। सो दूसरा पॉइंट क्या था बेटा? एनर्जी ऑफ फोटॉन या क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू कहते हैं फ्रीक्वेंसी को। यहाँ पे कांस्टेंट यूज करें तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे बेटा न्यू आपने पढ़ा हुआ है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे देख लें। आपने फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है, V इज इक्वल टू एफ लेमडा। V स्पीड होती है, तो स्पीड को यहाँ पे हम C से डिनोट करते हैं क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है। फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे हमने न्यू से इंडिकेट किया और लेमडा, तो ये बन जाएगी C इज इक्वल टू न्यू लेमडा। यहाँ से न्यू की वैल्यू पुट करें, ये बन जाएगी C डिवाइडेड बाई लेमडा। पुट करें बेटा इसमें तो क्या बन जाएगी? E इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा। न्यू की जगह पुट कर दें सिंपली, तो आपके पास एनर्जी का एक फार्मूला ये आ गया, एक फार्मूला ये हमने पीछे पढ़े भी हैं, वही ड्राइव कर रहा हूँ। और हमें पता है कि 1/लेमडा किसके इक्वल होता है, यहाँ पे पहले कर लेते हैं बेटा। वेव नंबर के इक्वल होता है वेव 1 डिवाइडेड बाई वेव लेंथ।
यानी वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है वो वेव नंबर होता है। और वेव नंबर कहते हैं कि एक यूनिट लेंथ है आपके पास, 1 मीटर है स्टैंडर्ड, जो एसआई के हिसाब से बात करें तो उस 1 मीटर में कितनी वेव्स आएंगी, कितने कंप्लीट क्रस्ट और ट्रफ, एक कंप्लीट क्रस्ट और ट्रफ एक वेव, दो आएंगी तो दो, तीन आएंगी तो तीन, तो एक बेटा आपके पास जो मीटर का डिस्टेंस है उसमें कितनी वेव्स आ रही हैं, इस चीज को बोलते हैं वेव नंबर। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। सो इससे आप डिराइव कर सकते हैं मजीद कि E इज इक्वल टू एच सी इंटू 1 डिवाइडेड बाई लेमडा लिखो, और इसको लिख लो बेटा E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। ये बेटा आपके पास वेव नंबर की फॉर्म में आ गए। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए, तीसरा वाला ये आ गया वेव नंबर से, वेव लेंथ से। यहाँ पे 2-3 चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे पहली चीज जो है बेटा, ये रिलेशनशिप्स आपको पूछे जा सकते हैं। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, पहला। दूसरा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, वेवलेंथ या लेमडा। और तीसरा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। ये 3 याद रखिएगा। ओके, यहाँ से ये 3 पूछे जा सकते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं लिहाजा। और ये जो जॉल की और स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यूज हैं, जॉल सेकंड और अर्थ सेकंड में, और मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड में, ये भी आपने नहीं भूलनी, जो पीछे आपको लिखवाई है। नेक्स्ट जो तीसरी चीज है वो ये कह रहा है कि बेटा जब आपके पास फोटॉन ऑफ लाइट अब्जॉर्ब होता है या इमिट होता है, तो फिर वो 1 फोटॉन अब्जॉर्ब होगा या 2 फोटॉन अब्जॉर्ब होंगे या 3 फोटॉन अब्जॉर्ब होंगे। मतलब फॉर एन फोटॉन्स क्या बन जाता है, फॉर एन फोटॉन्स ये फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू एन एच न्यू, या फिर E इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेमडा, या फिर E इज इक्वल टू एन एच सी न्यू बार। ये एन नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंडिकेट कर रहा है बेटा, कि कितने फोटॉन्स थे बेटा वहां पे। चलो इसको भी एन कर देते हैं। ओके, तो अब गौर से देखें बेटा, इसका मतलब है कि आपके पास 1 फोटॉन अब्जॉर्ब या रिलीज हो सकता है, 2 फोटॉन अब्जॉर्ब या रिलीज हो सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख लो, यानी अब्जॉर्ब और रिलीज क्या होगा, 1 h न्यू, 2 h न्यू अब्जॉर्ब या रिलीज हो सकता है, 3 h न्यू, 4 h न्यू, लेकिन ये हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हो जाए 1.5 h न्यू, 3/2 h न्यू, 5/2 h न्यू। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, पॉइंट में या कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हो, ये पॉइंट में फ्रैक्शनल ही होती है, ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है। इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में लाइट अब्जॉर्ब होगी या इमिट होगी। दिस वाज थर्ड पोस्टुलेट ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, चलें जी, इसको नोट कर लें, शाबाश। नाउ सम पास पेपर एंड प्रैक्टिस एमसीक्यूज। द mass ऑफ प्रोटॉन इज, तो सबसे पहली बात देखें बेटा, जो यूनिट आपको गिवन है वो सारे के सारे कौन से हैं, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती थी, 1.6726 या 27 × 10⁻⁻27 kg। तो यहाँ पर देखें तो ये डी ऑप्शन मिल गया आपको एग्जैक्टली। अब यहाँ पे ये भी गिवन है, लेकिन ये 5 0 के साथ गिवन है, और ये तो दोनों कंप्लीटली आउट ऑफ, मतलब कोर्स की थिंग है। ये इलेक्ट्रॉन का मैस गिवन है आपको, और ये आपको बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज गिवन है यूनिट चेंज करके। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय, बेटा ये बड़ा इजी एमसीक्यूज है। बर्निंग ऑफ गैस, नहीं जी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कूलिंग ऑफ गैस, नहीं जी ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। बम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड रेज, यस दिस इज पॉसिबल। इमिटेड बाय एनोड, नहीं जी ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। चारों के चारों ऑप्शंस आपने लाजमी देखने हैं बेटा। ओके, फिर टिक करना है। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ फोटोन डिपेंड्स अपॉन, तभी हमने फोटॉन्स के कुछ पैरामीटर डिस्कस किए हैं।
कि बेटा वो फ्रीक्वेंसी कितनी वेव्स गुजरेंगी, तो वो बेटा एनर्जी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे वेलोसिटी डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे वेलोसिटी डिपेंड करती है, वेव नंबर पे वेलोसिटी डिपेंड करती है। तो किन चार फैक्टर पे डिपेंड करती है वेलोसिटी? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर। किन पे डिपेंड नहीं करती? सोर्स पे डिपेंड नहीं करती, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, या इस तरह की बाकी जो चीजें उन पे डिपेंड नहीं करती। तो सबसे पहली जी, वेलोसिटी ऑफ फोटॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। नहीं जी, डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, तो ये तो गलत हो गया। डिपेंड्स अपॉन सोर्स, नहीं जी, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन सोर्स। इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, नहीं जी, एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करती। सो डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इतनी स्पीड ज्यादा, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी इतनी स्पीड कम। ओके जी, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट ई ओवर एम रेशो। यहाँ पे देखें वही एमसीक्यूज है, और ये एनएमडी कैट 2020 में आया भी हुआ है, और आपने बगैर देखे बेरिलियम टिक कर लेना है। ऐसा नहीं है, जबकि बेरिलियम के ऊपर अगर गौर से देखें तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब जीरो चार्ज है, तो ये तो बेटा रूल आउट हो गया ना पहले ही, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं गिवन, बाकी तीनों के ऊपर चार्ज गिवन है। अब बाकी तीनों को देखो तो इनमें हाइड्रोजन पहला है, फिर आता है हीलियम, फिर आता है लिथियम। तो इनमें किसका मैथ ज्यादा है बेटा? लिथियम का ज्यादा है तो इसकी कम होगी, और हाइड्रोजन का ज्यादा है तो कम है तो इसकी ज्यादा होगी। तो आपको लोएस्ट पूछी हुई है तो फिर लिथियम की आएगी ना बेटा। डन, चैलेंज। नेक्स्ट, ये एमसीक्यूज आया हुआ है जी एमडी के 2014 में, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के हवाले से। According to the number of protons, neutrons, and electrons given in the table, which of the following option is correct? बेटा इधर देखें, यहाँ पे उसने कहा है कि आपके पास आर्सेनिक जो होता है उसमें 33 प्रोटॉन्स होते हैं। यहाँ पे जो आपको डेटा गिवन है, ऐसा आर्सेनिक आपने ढूंढना है जिसमें 33 प्रोटॉन्स हूँ, 42 न्यूट्रॉन्स हूँ और 30 आपने इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि यहाँ पे मैथ नंबर आपको नहीं दे रखा, तो आप न्यूट्रॉन्स को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर लें, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के साथ खेलें। ऐसा गैलियम ढूंढना है जिसके अंदर 31 आपके पास क्या हूँ, प्रोटॉन्स हूँ, 28 इलेक्ट्रॉन्स हूँ। और ऐसा कैल्शियम ढूंढना है जिसके ऊपर 20 प्रोटॉन्स हूँ और 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में चार्ज की वजह से होगा डिफरेंस, तो बेटा आपने ऐसा आर्सेनिक ढूंढना है, 33 में से 30 रह गए तो इसका मतलब है आर्सेनिक के ऊपर +3 चार्ज आएगा। 31 में से 28 रह गए तो इसके ऊपर भी, गैलियम के ऊपर भी बेटा +3 चार्ज आएगा। और कैल्शियम 20 के 20 हैं तो कैल्शियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ये वाली चीज ढूंढ लें कहाँ पे मौजूद है। Ga+3, AS+3 यस, Ga+3 यस, Ca, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। बाकियों को भी चेक कर लें बेटा। AS+3 ठीक है, Ga+3 ठीक है, लेकिन Ca पे आगे गलत हो गया तो ये ऑप्शन गलत। AS+3 ठीक है, Ga+2 हो गया गलत तो ये ऑप्शन गलत, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। AS+3 Ga न्यूट्रल है तो ये भी बेटा क्या हो गया, गलत। तो आपके पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चैलेंज। नेक्स्ट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस बेटा आप पूछ सकते हैं, आई विल मेक श्योर टू आंसर देम इन सेपरेट वीडियो। अगर वो कम हुए तो वहीं पे नीचे कमेंट सेक्शन में ही आपको आंसर कर दिया जाएगा। यू कैन आल्सो आस्क योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस ऑन व्हाट्सएप नंबर, और जो फोन नंबर आपको सामने गिवन है उस पर कॉल करके भी आप बता सकते हैं, या आप हमें अपनी सजेशन और क्वेश्चंस ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी आपके बेटा स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। सो थैंक यू ऑल, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।